गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम ऑनलाइन क्लास लेने जा रहे हैं क्योंकि कोविड-19 के कारण संस्थान, कॉलेज, संस्था, विद्यालय छुट्टियों के कारण विद्यार्थियों की परीक्षाएं नजदीक होने के कारण ताकि विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से कुछ न कुछ स्टडी घर पे भी कर पाए, तो इसके माध्यम से सभी स्टाफ की तरफ से, मेरी तरफ से वीडियो बता रहे हैं आपको। क्लास बीएड फर्स्ट का टॉपिक लेते हैं। हमारा सब्जेक्ट है अध्ययन क्षेत्र विषय, अध्ययन क्षेत्र एवं विषय। हमारा ये विषय रहेगा बीएड का। कुछ सिलेबस तो कॉलेज लगने के दौरान करवा दिया गया है, कुछ यूनिटें बाकी है वो ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसका प्रश्न पत्र का निर्माण कैसे किया जाता है, प्रश्न पत्र कैसा आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबरों का आता है, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से आपको करवा रहे हैं। तो इसका प्रश्न 80 नंबरों का आपका एग्जाम होगा। एग्जाम के दौरान कितने प्रश्न आए, जैसे ए भाग, ब भाग और स, ये तीन भागों में बांट दिया जाता है, जैसे ए, बी और सी। इसको देखा जाए एक के अंदर क्वेश्चन नंबर एक में 10 क्वेश्चन आते हैं, 1 2 3 और 4 5 6 7 8 और 9 और 10। इसमें क्या है, फर्स्ट प्रश्न के अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 शब्दों की सीमा, 20 शब्दों की सीमा, 20 शब्दों की सीमा के अनुसार एक क्वेश्चन 2 नंबरों का, 2 नंबर के हिसाब से इंटू 10 है, तो ये फर्स्ट प्रश्न है 20 नंबरों का हो जाता है। ठीक है, आगे जैसे ब भाग के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 2 3 4 5 6, इसमें से क्वेश्चन क्या है, सभी के अथवा में दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 के आगे अथवा में दे दिया, 3 के अथवा में दे दिया, 6 के अथवा में दे दिया, इसके हिसाब से अलग अलग क्वेश्चन और मिलेगा, दोनों क्वेश्चनों में से आप लेके क्वेश्चन करना होगा। तो अथवा में क्या होता है इसके, इसमें से एक के हिसाब से आपको 5% करते हैं, 2 3 4 5 5% करेंगे, तो एक क्वेश्चन 6 नंबर का, कितने नंबरों का होगा, 6 नंबर, 6 इंटू 5 क्या होगी, 30 नंबर, 30 नंबरों का यह भाग कंप्लीट हो जाता है। जैसे आगे बढ़ते हैं, तीसरी शब्दों की सीमा 200 शब्दों की सीमा रहेगी, जो आपको लिखने की सीमा कितने में है कि हमें एक क्वेश्चन का 6 नंबर में उसकी शब्दों की सीमा कितनी होगी, 200 रहेगी। फिर आगे सी भाग के अंदर क्या है, क्वेश्चन आएगा 7 8 9 10 11, 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर, 10 इंटू कितने हुए, 10 इंटू 30, तो इसकी शब्दों की सीमा 4 से 5, शब्दों की सीमा रहेगी। और इसी पांचों प्रश्नों के अंदर आपको 3 प्रश्न का
जो आपको सिलेबस के प्रति अपने पाठ्यक्रम के अनुसार आपको 5 प्रश्नों में से 360 प्रश्न कौन से लग रहे हैं, या 7, 8, 9 या 10, 11, 9, ठीक है। इसके साथ 6, 8, 9, 10, 3 प्रश्न देते हैं, 30 नंबर आते हैं। ये टोटल हो जाएगा आपका 80 नंबर। 80 नंबर का जाता है तो ये अपना 1% पूरा हो जाएगा, ठीक। हमारा दिन क्षेत्र विषय इसकी कॉलेज के दौरान कुछ यूनिटें आपको करवा दी गई है। एक लास्ट यूनिट करवा दी गई है, दूसरी यूनिट करवा दी गई है। तो आज हम फर्स्ट यूनिट पढ़ते हैं। फर्स्ट यूनिट के अंदर क्या है, कौन सा टॉपिक देना है और प्रत्येक टॉपिक को क्रमवाइज के हिसाब से हम चलते हैं, ताकि ये विद्यार्थियों को घर बैठे ऑनलाइन कक्षा अपना सिलेबस पूरा हो जाए। यूनिट 1 इकाई, तो हमारा टॉपिक यूनिट 1 के अध्ययन क्षेत्रों के ज्ञान का अर्थ एवं अवधारणा। अध्ययन क्षेत्रों की अध्ययन क्षेत्रों की अध्ययन क्षेत्रों की ज्ञान का अर्थ एवं अवधारणा। ज्ञान की अर्थ एवं अवधारणा। तो आज इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक लेते हैं अध्ययन क्षेत्रों के ज्ञान या अवधारणा की। हम पहले उसके बारे में प्रस्तावना पढ़ते हैं। प्रस्तावना के लिए क्या दिया जाता है, ये अपने अध्ययन क्षेत्र के यूनिट फर्स्ट के अनुसार जो टॉपिक है हमारा उसमें प्रस्तावना पढ़ें। प्रस्तावना में क्या बात आ जाती है, शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है। एजुकेशन है, एजुकेशन को एक शिक्षा के अनुसार एक प्रक्रिया माना जाता है, जिसके सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दो पक्ष माने गए। फर्स्ट पक्ष सैद्धांतिक और व्यवहारिक दो पक्ष माने गए हैं, जिसमें सैद्धांतिक पक्ष का संबंध दर्शन तथा शास्त्र से है। सैद्धांतिक का दर्शन तथा शास्त्र से है, और व्यवहारिक पक्ष का संबंध मनोवैज्ञानिक से है। व्यवहारिक का मनोवैज्ञानिक से, सेकंड का क्या होता है, मनोवैज्ञानिक से। मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध बताया है। सैद्धांतिक और व्यवहारिक, सैद्धांतिक का दर्शन शास्त्र से और व्यवहारिक का मनोविज्ञान से संबंधित बताया है, ताकि अपने एजुकेशन के हिसाब से उसको कुछ न कुछ सीखने के लिए जरूर मिलता है। आगे की बात, अंदर किसी भी विषय का एक अध्ययन के रूप में विकास, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान के लिए और उसको मानने के लिए आवश्यक हो जाती है बात। क्योंकि इसकी एक प्रमुख विशेषता होनी चाहिए कि अध्ययन क्षेत्र से हमारा तात्पर्य अनेक विषयों के समन्वय की प्रमुख न होकर के बल्कि सभी विषयों की अलग अलग स्वतंत्र क्षेत्रों से है, जिसका विकास अपना एक स्वतंत्र पाठ्यक्रम व शिक्षण विधियां होती है। पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यक्रम एक अपना कोर्स होता है, जैसे इंटीग्रेटेड का है, बीएड का है, 2 साल का है, 4 साल का है, जो पूरे साल के जितनी 4 साल की है, ग्रेजुएशन की 3 साल की है, तो उसके पूरे साल की जितने पुस्तकें लगती है वो पाठ्यक्रम के अंदर आ जाती है। तो ये बात है, उसका स्वयं का अनुसंधान क्षेत्र होता है। कुछ न कुछ उसमें सीखने के लिए उसमें बहुत सारे ऐसे अनुसंधान क्षेत्र होते हैं, जो कि उसमें सीखने के लिए, रिसर्च करने के लिए, खोज करने के लिए, ताकि अपने इस एरिया के बारे में, अपने विषय के बारे में हम बारीकी से खोज करेंगे, तो उस सब्जेक्ट का हमें, उस विषय का हमें परिपूर्ण नॉलेज हो जाता है, तो उसका अनुभव हो जाता है। अनुभव
होने के बाद में हम ये प्रत्येक विषय हम कहीं भी अपने संस्था के अंदर या कहीं बाहर की उनको बांट सकते हैं। तो दूसरा, अध्ययन क्षेत्र का अर्थ, ये बात याद रखिए आगे प्रस्ताव में पढ़िए। फिर आते अध्ययन क्षेत्र का अर्थ। अध्ययन क्षेत्र का अर्थ, ठीक है बच्चे। इसमें आप अध्ययन क्षेत्र का अर्थ कि अध्ययन क्षेत्र के अर्थ के अंदर क्या बातें होती। अध्ययन क्षेत्र का अंग्रेजी शब्द के डिसिप्लिनरी की, जो अंग्रेजी शब्द के डिसिप्लिनरी की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द डिसिप्लिन से हुई है। डिसिप्लिन हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षार्थी तथा जिसको हम डिसिप्लिनर कह सकते हैं। डिसिप्लिनर अर्थात शिक्षण, जो डिसिप्लिनरी शब्द डिसिपल से भी संबंधित है, जिसका अर्थ शिष्य या अनुयायी से है। शिष्य स्टूडेंट होता है, शिष्य का अनुयायी से है। शब्दकोश के अनुसार इसमें क्या बात बताइए, शब्दकोश में क्या बात बताइए। शब्दकोश के अनुसार डिसिप्लिन का अर्थ शिक्षण जो नियंत्रण व स्वनियंत्रण के द्वारा व्यवहार परिवर्तन का माध्यम है। उसी क्रिया के रूप में डिसिप्लिनरी, जो क्रिया के रूप में डिसिप्लिनरी का अर्थ निर्देश या अनुदेश, जो किसी के द्वारा निर्देश या अनुनिर्देशन के नियमों का प्रशिक्षण व सोचने के तरीके तथा व्यवहार के नियमन से भी लिया जाता है। जो व्यवहार होता है उसके नियम के अनुसार जो निर्देश दे रहा है उसकी वो पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये बात उसी के अंदर आ जाती है। जब कोई व्यक्ति अध्ययन करता है अपने विषय के प्रति, अपने विषय के प्रति, तो वो भटक जाता है, तो उसे पुनः अध्ययन में लाया जा सकता है कि उसकी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है या नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अपने विषय के प्रति, अपने संस्था के प्रति, उसमें अपने सब्जेक्ट के प्रति उसको रुचि के अनुसार, वहाँ पर लगन के अनुसार विद्यार्थी को लाया जा सकता है। तो उपरोक्त स्पष्टीकरण के आधार पर हम बातें करते हैं कि यह कहा जा सकता है कि शैक्षिक अध्ययन में वे सभी तत्व जो समाहित होते हैं, जो अध्ययन के अर्थ की ओर स्पष्ट होते हैं। साथ ही है तकनीकी शब्द है, जो अलग अलग तकनीकों के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाई जाती है और विद्यालय स्तर पर पढ़ाया जाता है। वह अध्ययन के रूप में स्वतंत्र विषय, जिसे मापदंडों या गुणों के आधार पर विषय को एक अध्ययन के क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। अध्ययन के रूप में पहचान किया जाता है कि इसके गुण कौन से होते हैं, एजुकेशन के गुण कौन से हैं। हम अध्ययन क्षेत्र को अपने विषय के प्रति उसको कैसे पहचान सकते हैं, उसका अनुभव हम कैसे पहचान सकते हैं, तो इसके गुणों के माध्यम से हम उसको पहचाना जाता है। गुण के हिसाब से नंबर 1 में बातें आ जाती है। अध्ययन क्षेत्र का अपना अनुसंधान क्षेत्र होता है, अलग अलग क्षेत्र होते हैं, उसका अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अपना खुद का अनुसंधान क्षेत्र होता है। वहां पर जाके रिसर्च करके, खोज करके, उसके उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। बहुत सारी बातें आ जाती है कि एक संस्था के द्वारा एक तहसील के लेवल पर विद्यार्थियों का कंपटीशन का एग्जाम लिया गया। वहां पर एग्जाम लेने के बावजूद जैसे एक तहसील से स्कूल ले लिया और अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग गाँव से स्कूल में से विद्यार्थी चुन लिए गए, उसका एक कंपटीशन के तौर पर एग्जाम करवाया गया। उसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 भाग निकाले। कितने निकाले गए? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 भाग निकाले। तो 3 विद्यार्थी जो फर्स्ट सेकंड आए थे अपने गांव से या तहसील के लेवल पर, कौन से स्कूल के ये विद्यार्थी हैं कंपटीशन के तौर पर? एक तो आ गया जैसे तहसील का आ गया, 2 शहर के आ जाते हैं, तो कौन गाँव के आ जाते हैं। गाँव के कौन से गाँव से आए? जैसे भादरा तहसील ले लिया, रोड तहसील ले ली, या मानगढ़ जिले का कोई भी कुछ ले सकते हैं। तो इसके अनुसार वहां पर
कौन से गांव के अंदर अच्छी शिक्षा विद्यार्थियों को मिल रही है, तहसील के अंदर कौन से स्कूल के अंदर विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो उसका तीनों का हमने कंपटीशन एक जगह में और करवाने के बावजूद इसमें पता चलता है कि उस संस्था के अंदर जो फर्स्ट में विद्यार्थी आया था उस संस्था के अंदर उस विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो इसमें गुणवत्ता में सुधार है, सर्वांगीण विकास भी हो रहा है, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं कि उस विद्यालय में अच्छी शिक्षा है, इसलिए उसको फर्स्ट आया है। सेकंड ये तो अपनी क्रम के हिसाब से चलता जाएगा, ठीक है। फिर आगे से देखा जाए 2 नंबर टॉपिक अर्थ में क्षेत्र के अनुसार देखा जाए, अध्ययन क्षेत्र का समय का विशिष्ट ज्ञान संचय होता है जो अनुसंधान से संबंधित व भिन्न होता है। विशिष्ट ज्ञान संचय होता है जो अनुसंधान के सामान्य अन्य विषयों के नाम से मान सकते हैं या उसके आदान प्रदान नहीं किया जा सकता, ऐसी बहुत सारी बातें आ जाती हैं। नंबर 3 में क्या बात आ जाती है, अध्ययन क्षेत्र के स्वयं के सिद्धांत व अवधारणा होती है। स्वयं की अवधारणा होती है जिसमें उसका प्रभावी संचित ज्ञान होता है, क्योंकि वहां पर अलग अलग संस्थाएं के अनुसार खुद वहां पर अपना स्वयं का ज्ञान बांटेगा, तो वहां पर कुछ न कुछ संचित ज्ञान भी उसके पास होगा, क्योंकि विद्यार्थी को अपना ज्ञान वो प्राप्त करवा पाएगा। और आगे का 4 नंबर नहीं आ पाएगा। 4 नंबर क्या है, अध्ययन क्षेत्र की समय का यांत्रिक शब्दावली जो टेक्निकल टीम होती है जो विशिष्ट रूप से अनुसंधान के लिए प्रयोग में ली जाती है। टेक्निकल जो अनुसंधान के क्षेत्र के लिए खोज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए इसमें अलग अलग टीमें गठित की जाती है संस्था या यूनिवर्सिटी के द्वारा या बोर्ड के द्वारा, तो उसमें वहां पर कि कौन सी संस्था के अंदर कौन सी टीम को भेजा जाए कि वहां पर जो विषय के प्रति रिसर्च हो रहा है वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है, कितने प्रगति पर है, इसका कार्य सही है कि नहीं है, कितनी सुविधाएं उसको मिल रही है नहीं रही है, ऐसा नहीं कुछ कमियां भी हो जाती है। तो इसमें सुधार करने के लिए इसके अध्ययन क्षेत्र का अर्थ के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टीमें भी भेजी जाती है। फिर आते हैं इसके अंदर 5 नंबर में क्या बात बताई जाती है कि अपने अनुसार अध्ययन क्षेत्र का समय का घोषणा पत्र होता है, एक बड़ा प्रारूप के तौर पर जो प्रायोजना के तौर पर एक घोषणा पत्र होता है जो विश्वविद्यालय स्तर विभाग या व्यावसायिक संस्थाओं से संबंधित होते हैं, जिसमें अंदर क्या आवश्यकता नहीं है कि उपयुक्त गुण सभी अध्ययन क्षेत्र के समान रूप से देखने को मिले, जिसके आधार पर उसे दूसरे व अन्य अध्ययन क्षेत्र से जोड़ा जाए, तो ऐसी बातें भी नहीं आ जाती। तो प्रत्येक अध्ययन क्षेत्र को अपनी स्वयं की पाठ्य वस्तु, पाठ्यक्रम सिद्धांत, अनुसंधान विधि यदि आदि से संबंधित मूल प्रश्न होते हैं, जो क्या है पाठ्यक्रम अनुसंधान, एक बहुत सारी ऐसी बातें पाठ्यक्रम अपने जो मैंने बताया पहले कुछ समय पहले कि जो पूरे साल का डिग्री कितने साल की आपके पास है तो पाठ्यक्रम। अनुसंधान कुछ क्षेत्र के बारे में रिसर्च करना, तो अनुसंधान विधि आदि से संबंधित मूल प्रश्न भी होते हैं, इसमें से मूल प्रश्न ऐसे भी बन जाते हैं कि पाठ्यक्रम आपने कितने समय के अंदर किया, कौन सी कक्षा के अंदर किया, कौन से क्षेत्र के अंदर आपने वहां पर रिसर्च टीम के द्वारा या संस्था के या स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा उसमें कुछ करवाया गया, ये बातें भी है कि आमतौर पर सीखने के लिए जरूर मिलती है। जो उस अध्ययन क्षेत्र की नींव होती है, किसी भी विषय को अध्ययन क्षेत्र में बनाने के लिए तथ्यों व प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए, जो उस विषय का अध्ययन क्षेत्र बनाने के लिए स्ट्रिक्ट, पूर्ण और तार्किक हो। कोई भी विषय में हम उसके बारे में अध्ययन क्षेत्र के बारे में रिसर्च करते हैं, उसको बारीकी से लेकर जो एक छोटे स्टिक के लेकर बड़ी तक पहुंचते हैं, तो उसकी छोटी छोटी बातें हमें उसको एक रिकॉर्ड के माध्यम से या उसको
कुछ सीखने के माध्यम से या उसके बारीकी खोज कर पाते हैं ताकि उसमें कोई आगे से कोई समस्या न आए, ऐसी बातें वहां पर होती है। फिर आता है आगे का यह तो पूरा हो गया। अवधारणा आती है। अवधारणा में क्या बात करना चाहती है? अध्ययन क्षेत्र की अवधारणा, अध्ययन क्षेत्र की अवधारणा। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि आगे अध्ययन क्षेत्र की अवधारणा। अध्ययन क्षेत्र की अवधारणा 19वीं शताब्दी में जर्मन विश्वविद्यालय, 19वीं शताब्दी में जर्मन विश्वविद्यालय ये बात क्या अवधारणा के अंदर आ जाती है कि 19वीं शताब्दी में जर्मन विश्वविद्यालय की शैक्षिक संस्थाओं के द्वारा मूल रूप से अध्ययन शब्द को प्रयोग में लाया जाने लगा, जो धीरे धीरे नवीन विस्तृत सूचनाएं प्रदान करने का एक साधन के रूप में उभर कर सामने आया, जो एक साधन के रूप में उभरने के सामने आया। तो उसमें क्या 20वीं शताब्दी में अध्ययन के तौर पर धीरे धीरे जो क्या है अध्ययन के तौर पर धीरे धीरे अन्य देशों के द्वारा अपना लिया गया, जिसके अंतर्गत उनकी प्रकृति विशेषता के अनुसार अलग अलग विषयों को रखा गया। जैसे बहुत सारे विषय होते हैं, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, तो रसायन विज्ञान, मनोविज्ञान, बहुत सारे ऐसे विषय आ जाते हैं। तो उस विषयों को लिया गया ताकि जीव विज्ञान, वनस्पति, तो उसके अनुसार बहुत सारे ऐसे विज्ञान लेंगे। तो भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान को एक लिए उसकी प्रकृति विशेषता क्षेत्र में अध्ययन विधियां निर्धारित होती है, जो उसके प्रकृति क्षेत्र होती है उसके अनुसार अलग अलग सभी सब्जेक्टों के विषय के अनुसार उसकी अलग अलग विधियां होती है। इसी विधियों के अनुसार इस प्रकार प्रत्येक विषय अध्ययन क्षेत्र को निम्न बातों के द्वारा समझा जाता है। कौन कौन सी बातें होती है? नंबर 1, कौन कौन सी बातें आ जाती है? नंबर एक में समस्या का प्रकार, एक कार्य क्रिया, जो समस्या का प्रकार है, कितने प्रकार की कौन सी समस्या होती है, उसका कार्य क्या है, ये बातें अध्ययन क्षेत्र के अंदर अवधारणा होती है, उसके अंदर हमें स्टडी कर रहे हैं। दूसरी बात, समस्या से संबंधित परिणाम, ये 2 नंबर टॉपिक है, समस्या से संबंधित परिणाम। कौन सी समस्या है, समस्या के अनुरूप उसका परिणाम क्या आ रहा है, ये बातें हम वहां पर देखने के लिए हमें जरूर मिलती है कि कौन सी समस्या हो सकती है। समस्या तो बहुत हो सकती है, एक की देखा जाए उसके संस्कृति के अनुसार या उसकी परिभाषा के अनुसार कह सकते हैं। तो ये समस्याएं हल करने के लिए हम अलग अलग लेखकों के माध्यम से हम वहां पर या अलग अलग देशों के अनुसार या अलग अलग यूनिवर्सिटी के अनुसार वहां पर उसके प्रोफेसर के अलग देखा जाए तो उसके अनुसार परिभाषा ले, परिभाषा को सरल रूप में या कठिन रूप में अपने सब्जेक्ट की अवधारणा के तौर पर लेते हैं, तो इसमें विद्यार्थियों को समझने में आसानी हो जाती है कि वो एक सरल रूप से वहां पर उसको कर पाता है या नहीं कर पाता है। और 3 नंबर में क्या बात आ जाती है कि अध्ययन का इतिहास, जो अपने अध्ययन किया, अध्ययन का इतिहास, अध्ययन का इतिहास के अनुसार कि हमें इसका पीछे का इतिहास देखा था कि उसके बारे में कितना पढ़ा, कहाँ से लिया, कहाँ से नहीं लिया, ये बातें सारी इतिहास के दौर पर आ जाती है कि हम उसको सही समय के अनुसार वहां पर तक पहुंचाया नहीं पहुंचाया। 4 नंबर ऊपर लगा लेते हैं। 4 में क्या है? अध्ययन की शिक्षण विधि, जो अलग अलग विधियां लगती है फर्स्ट के अंदर अपने इस विषय के अंदर, बीएड के अंदर जो अलग अलग विधियां हैं वो आपको करवाई दी गई है। उसके अनुसार जो शिक्षण विधि है, अधिगम, बुद्धि का
मापन, तार्किक चिंतन, अवबोध, ये सारी बातें अवधारणा के अंदर आ जाती है कि इसके विद्यार्थियों के प्रति वहाँ पर कुछ न कुछ उसके वीडियो के अनुसार सीखने के लिए मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। ठीक है। और 5 नंबर अध्ययन के उपकरण। 5 नंबर में क्या जाती है, अध्ययन के उपकरण व समस्या समाधान हेतु विधियां व उपकरणों का प्रयोग किया जाता है कि समस्या समाधान हेतु उसमें अलग अलग विधियां, अलग अलग उपकरण वहां पर काम में लिए जाएंगे, प्रयोग में लिए जाएंगे। तो उपकरणों के माध्यम से जो विधियां करवाई जाएगी, मॉडल तैयार किया जाएगा, तो उसके अनुसार वहां पर कुछ न कुछ सीखने के लिए विद्यार्थी को जरूर मिलेगा, या तकनीकी के माध्यम से या प्रोजेक्ट के माध्यम से वहां पर अलग अलग उसको कुछ न कुछ करवाएंगे, तो अलग अलग वहां पर सीख उपकरण के माध्यम से सीखने के। फिर आगे 6 नंबर में क्या बातें आ जाती है, ज्ञान व कौशल जो निम्न आधार पर विभिन्नता बताता है। विभिन्नता कैसे बताता है, अपने कौशलों के माध्यम की उसकी व्यक्तिगत क्षमता जानने के लिए उसके कौशल के अनुसार वहां पर उससे कुछ करवाया जाता है कि उसकी व्यक्तिगत क्षमता देखी जाए कि कितनी व्यक्ति के अंदर क्षमता है। नंबर 7 नंबर के अनुसार क्या है, तार्किक क्षमता वाला व्यक्ति अध्ययन को पूर्ण रूप से व्यक्त कर पाता है। जो चार तार्किक कहते हैं, चेतन अवस्था में कहते हैं, तो वह क्षमता वाला व्यक्ति है तो अध्ययन को पूर्ण रूप से व्यक्त कर पाता है, अपना अनुभव अपने विषय के प्रति है तो विद्यार्थियों तक परिपूर्ण पहुंचाता है ताकि विद्यार्थी को ध्यानपूर्वक वो अपना सब्जेक्ट या टॉपिक का समझ में आ जाए। लास्ट 8 अवधारणा के अंदर 8 नंबर लास्ट टॉपिक है विषय विशेषज्ञ तथा विषय स्तर पर विषय विशेषज्ञ। एक बार रिपीट कर देता हूं कि विषय विशेषज्ञ तथा विषय स्तर पर विषय विशेषज्ञ कि विषय विशेषज्ञ अपने पास विषय के प्रति अच्छे विशेषज्ञ होंगे, अच्छी टीमें होंगी, तो उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। एक विषय के स्तर पर भी हम कह सकते हैं या अपने विषय के प्रति कह सकते हैं, तो अलग अलग अच्छे विषय के प्रति विशेषज्ञ मिलेंगे हमें, तो उसमें कुछ न कुछ विद्यार्थियों को अलग अलग विषय के प्रति नया कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो इसमें एक बात छोटी शॉर्टकट के रूप में आपको और बता देता हूँ, जो मुख्य जो समस्या के समाधान करने, कार्य, ज्ञान कौशलों का संचार करने तथा ज्ञान कौशलों के समन्वय कर दिया जाता है कि ये विस्तृत अध्ययन के अंतर्गत क्या है, अध्ययन के अंतर्गत कई उप अध्ययन हो सकते हैं जिसमें उच्च स्तर की विशेषताएं हो सकती है, या किसी का विद्यार्थी खिलाड़ी मान सकते, या किसी टीम का कोच मान सकते हैं, या रेफरी या जज बन सकता है, या वकील बन सकता है। ऐसे विद्यार्थियों के मूल आधार पर नियम को विकसित करने या मानने के लिए में ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान की आवश्यकता होती है तो उनमें ज्ञान की प्रमुख विशेषताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? जो मानव ज्ञान की प्रमुख विशेषता होती है, नंबर एक मानव ज्ञान का संचय। मानव ज्ञान का संचय होना चाहिए कि अपने पास उसके प्रति उसने कुछ सिखाने के लिए अपना अनुभव है कि नहीं, ये बातें हमें संचयन के माध्यम विद्यार्थियों तक पहुंचा सकते। दूसरी बातें क्या आ जाती है, मानव ज्ञान का प्रसार। मानव ज्ञान का प्रसार है वो विद्यार्थियों तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, जिसका इतिहास देखा जाए, उसका क्षमता देखी जाए, उसका ज्ञान का प्रसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक अनुभव के तौर पर वहां पर बात हो रही है नहीं हो रही। आगे का 3 नंबर में बातें क्या जाती है उसकी विशेषता के अंदर है मानव ज्ञान में वर्ग। मानव ज्ञान में वर्ग इसमें क्या बात की जाती है, मानव ज्ञान में वर्ग। तो मानव ज्ञान में वर्ग कब होगी, जो अलग अलग लाइब्रेरी से, अलग अलग न्यूज के माध्यम से, अलग अलग टीवी रेडियो के माध्यम से, अलग अलग व्यक्तियों से या विशेषज्ञों से या विद्वान या मार्गदर्शन लेने वाले व्यक्तियों से टोपने खाने से अलग अलग कुछ न कुछ सीखेगा तो अपना मानव का ज्ञान में वर्दी ऑटोमेटिक हो जाए। तो आज का हमारा टॉपिक परिपूर्ण करवा दिया गया है, जो बीच में से रह गया वो आगे वाले वीडियो के अंदर करेंगे। जय